गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो अपन आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखो चैप्टर 10 तक अपन ने कर लिया था और अच्छे से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो उसमें एक बात बताई थी कि आहार विधि विधान, तो मैंने उसमें बताया था भाई ये 10 संख्या में, तो उनको संख्या में न काउंट करके जितने भी है ना आप अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना, ठीक है, देरी से भोजन करना, ये भी मतलब एक तरीके से आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। मतलब संख्या फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन मैंने क्या वीडियो में क्लास में बोल दिया था कि भाई संख्या आप 10 मान लो। ऐसा 10 फिक्स नहीं है, वो 12 भी हो सकती हैं। श्लोक में 12 बन रही हैं, कोई 10 मानता है, कोई 11 मानता है, वो अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से मतलब उनको संख्या फिक्स न करके आप उनको पॉइंटों के हिसाब से याद रखोगे कि उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम, जो श्लोक था ना अपना, उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम, देखो यहाँ पे ये था ना वो, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये जो मैंने बताया था ना, उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम जीर्णम वीर्यवृद्धम इष्टम देशे, अब ये 10 भी हैं 12 भी हैं। तो कोई 10 काउंट करता है, कोई 12 काउंट करता है, लेकिन ये संख्या फिक्स किसी आचार्य ने ऐसे फिक्स नहीं की कि ये संख्या 10 है कि 12। तो एक डाउट आया था मेरे पास कि सर ये 10 है कि 12 है। तो जैसे कि अपन देखते हैं, इसको यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो ये जैसे काउंट करने में तो 12 बन रही हैं। जैसे कि उष्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये मतलब 12 ही बन रही हैं, 11 बन रही है, कैसे भी गिन सकते हैं इनको। तो इनकी संख्या फिक्स नहीं है, तो इसलिए आप इसको फिक्स करने के चक्कर में ना पड़े और अपने डाउट दूर, मतलब जो डाउट आता है ना भाई संख्या कितनी है, हमको तो क्लास में 10 बताएं, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखी हुई हैं नीचे। तो जैसे 1 2 3 मैंने पढ़ाया था ना, उस समय देखा बताया था आपको। तो ये कन्फ्यूजन वाला बात है। तो आपको संख्या किसी आचार्य ने फिक्स नहीं की कि भाई ये 10 ही है कि 12 है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने आपको याद हो जाए उतने आपको करने हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। ओके, अब आगे अपने जो है चैप्टर आज वो स्टार्ट करते हैं। तो यही होता है कि डाउट पूछोगे तो आपको क्लियर कर दिया करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपन करेंगे चैप्टर नंबर 12 पे, डॉट पे ध्यान देना। अध्याय 11 एंड 12, दो चैप्टर को साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो ये दो टाइप चैप्टर है ना, इनके जो पॉइंट है मिक्स हो गए नोट्स बनाते समय। तो इसलिए दोनों को साथ में मैंने इसको कमांड कर लिया, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना, और मैंने एक साथ इनको एक चैप्टर में कमांड कर लिया। तो पहला टॉपिक है आहार पाक। पाक यानी क्या होता है, पचना। तो आहार पाक बराबर आहार का पाचन। ये भाई आहार पचता कैसे है, ठीक है। आहार का पाचन का जो प्रोसेस है आयुर्वेद में, जैसे अपन तो पढ़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, विटामिन का पाचन, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। लेकिन बात करते हैं अपन आयुर्वेद की, अपन आयुर्वेद स्टूडेंट है। तो आहार पाक यानी आहार का पाचन कैसे होता है। तो इसमें दो मेजर अवस्था आती हैं कि भाई आहार का पाचन दो मेजर तरीके से होता है। ध्यान से देखो, ये अपना चला जैसे कि माउथ है, यहाँ पे गया, ये अपना स्टोमक हो गया, ठीक है, ये अपनी छोटी आंत हो गई, और फिर वहाँ से लास्ट में मलाशय बन जाता है, ये बड़ी आंत बन जाती है ऐसे, है ना। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भोजन गया अमाशय में, ये छोटी आंत में पचा भोजन, ठीक है, अमाशय और छोटी आंत दोनों मिलके पचता है। तो जो यहाँ पे पचता है ना अमाशय और छोटी आंत में, वो होता है स्थूल पाक। अब आप बोलोगे स्थूल पाक कैसे है, कि मतलब भाई अपन ने जो मोटा मोटा खाना खाया, पानी पिया, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, जो पका, तो यहाँ पे पाचन हुआ। वो किस तरह से पाचन होगा, जठराग्नि के माध्यम से पाचन होगा, क्योंकि जठराग्नि है ना, पित्त धरा कला, जठराग्नि कहाँ पे पाई जाती है, छोटी आंत में। तो यहाँ पे हो गया स्थूल पाक, इसको स्थूल पाक बोलेंगे। अब जो ये रस बन गया यहाँ पे, भोजन पच गया, वो अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद में पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ उसको जरूरत थी वहाँ वहाँ चला गया। तो जो अब आगे जाके जो प्रोसेस होगा वो होगा निष्ठा पाक, विपाक, सूक्ष्म पाक। कैसे, भूत आग्नि से पाचन, कि भाई जैसे कि आपने यहाँ पे रस बना, ठीक है, अब रस बनने के बाद में जो अगला पाचन होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अवशोषण से पहले कोई पाचन हुआ, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पहले, समझो बहुत कन्फ्यूजन वाला है। जैसे कि ये अवशोषण हुआ, अब अवशोषण ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, अवशोषण होने के लिए उसको पार्टिकल और छोटे करने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा, भूताग्नि पाचोग्न होगा। भूताग्नि, भूताग्नि से पाचन हुआ। तो जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों भूताग्नि, पांच महाभूत है, तो पांचों भूताग्नि है। तो उनके द्वारा पाचन हुआ, तो छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल में टूट गया, माइन्यूट। तो अब वो अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद में जिस धातु की जरूरत है, जैसे रस की जरूरत है, रक्त की जरूरत है, मांस की जरूरत है, मेद की जरूरत है, ठीक है, शुक्र की जरूरत है, तो उस धातु की अग्नि के द्वारा उस धातु का निर्माण किया जाता है। तो ये अगला जो ये दोनों पाचन होते हैं ना, बिल्कुल माइन्यूर लेवल पे होते हैं, सेल लेवल पे होते हैं, ठीक है, सहल लेवल पे, मतलब कोशिका लेवल पे जो पाचन होता है ना, वो होता है निष्ठा पाक। उसी को अपन विपाक बोलते हैं, उसी को अपन सूक्ष्म पाक बोलते हैं। तो समझते हैं भाई, इस तो मैंने मॉडर्न के अनुसार बताया कि देखो भाई समझो कि आहार पाक मतलब आहार का पाचन। तो अवस्था पाक क्या है, स्थूल पाक। इसमें दो आती हैं आहार पाक में, पहली है अवस्था पाक, दूसरी है निष्ठा पाक।
निष्ठा पाक को ही विपाक बोला जाता है, कभी आता है ना विपाक की परिभाषा लिखो, और इसी को अपन सूक्ष्म पाक बोलते हैं। तो क्वेश्चन तीनों नाम से आ सकता है कि आहार पाक, आहार के पाचन के प्रोसेस को समझाइए। तो पहला आता है अवस्था पाक, दूसरा है निष्ठा पाक। अवस्था पाक को ही स्थूल पाक बोला जाता है। मतलब अब जैसे कि एक पत्थर होता है बड़ा, अपना भोजन मान लो एक तरीके से ये है बड़ा भोजन, रोटी का घास। अब इसका जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना बिल्कुल पचने का, मतलब एक तरीके से रस बन गया इसका, वो क्या है स्थूल पाक भाई। अपन ने अब इसका अवशोषण लाख रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा अपनी बॉडी का फॉर्मेशन हो, उससे सेल का निर्माण हो, इस तरह का लेवल का पाक जो पचने की क्रिया होगी वो होगी सूक्ष्म पाक। इस रस का सूक्ष्म लेवल पे पाचन होना वो होता है सूक्ष्म पाक। क्लियर। तो इसमें तीन अवस्था आती है स्थूल पाक में। मधुर अम्ल कटु क्या आती है? मधुर अम्ल कटु। मधुर को आप ऐसे समझ सकते हो भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अम्ल को आप अलग से समझ सकते हो, कटु का अपन अलग से समझ सकते हो। मेरे को टर्म याद नहीं आ रही, लेकिन आप इसको मॉडर्न के हिसाब से करोगे ना तो भाई मधुर अवस्था क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। अम्ल का क्या है? एक तरीके से ये लिपिड्स है ना एक तरीके से उनका पाचन, और कटु अवस्था पाक का एक तरीके से प्रोटीन से इनका पाचन, आप कटु अवस्था में इनको मान सकते हो। इस तरीके से आप इसको मॉडर्न के माध्यम से समझ सकते हो। तो पहला है अवस्था पाक, देखते हैं। खाए हुए आहार को आदान कर्म ग्रहण करने वाली प्राण वायु कोष्ठ अमाशय में ले जाती है। तो अपन जो भोजन करते हैं वो घास खा जाता है, अमाशय में जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? दांतों से चबाया, ठीक है, अमाशय में आ गया, स्टोमक में आ गया। अमाशय स्थित कलेदक कप, अब देखो यहाँ पे एंजाइम मरीन की बात नहीं हो रही, आयुर्वेद की बात हो रही है। तो अमाशय में स्थित कलेदक कप, जो श्लेष्मा है ना कलेदक कप, अब कलेदक कप आपने पढ़ा है भाई, कप के 5 टाइप उसमें एक कलेदक कप होता है। तो कलेदक कप द्वारा उसका संघात, कड़ापन, छिन्न भिन्न अलग अलग हो जाता है कि भाई जो उसमें हार्डनेस थी, कठोर थी, श्लेष्मा के माध्यम से वो बिल्कुल कोमल, उसका छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो जाती है। तथा कलेदक कप में स्थित स्नेहान से वह आहार मृदु कोमल हो जाता है। और कलेदक कप में स्नेह भी तो पाया जाता है, स्निग्ध भी तो होता है वो, तो उस वजह से आहार बिल्कुल कोमल हो जाता है। उसके बाद समान वायु से उदर की अग्नि जठराग्नि प्रबल होकर उचित समय पर उचित मात्रा में ग्रहण किए उस अन्न को आयु आदि को बढ़ाने के लिए उचित रूप से पकाती है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई जठराग्नि क्या होती है? उसको समान वायु, अपन बोलते हैं ना कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ पे भी अग्नि को बनाए रखने के लिए जो जठराग्नि है, अपने 13 तरह की अग्नि होती है। एक तो जठराग्नि होती है, 5 भूताग्नि होती है, 7 धातुअग्नि होती है। तो जठराग्नि द्वारा जो पाचन होता है ना वो होता है अवस्था पाक, ठीक है। उचित समय पर सम मात्रा में उचित मात्रा में ग्रहण किए उस अन्न को, कि भाई सही टाइम पे, ऐसे नहीं कि खाना खाया तुरंत पच गया, नहीं, उचित मात्रा में जितना खाना खाया उसकी कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है। और उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि आपने भर भर के खाना खाया, पेट गले तक, मतलब आपने गले तक भर रखा है, आपकी अग्नि मंद हो गई, मतलब सही मात्रा में आपने खाना खाया तो उचित समय में वो पच जाएगा। तो अन्न आयु आदि को बढ़ाने के लिए उचित रूप से पचाती है ताकि उसको अपने शरीर में पोषण मिले और उसको पचाएगी अच्छी तरीके से। तो ये हो गई अवस्था पाक। कि भाई इसका भी एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार एक पात्र बर्तन में चूल्हे अग्नि के ऊपर रखा हुआ जल और चावल को पकाकर भाई अग्नि भात ओदन को तैयार करती है, उसी प्रकार आमाशय में रहने वाले आहार को आमाशय के अध प्रदेश गृहिणी में रहने वाली पाचक अग्नि सम्यक रूप से पकाकर रस एवं मल को उत्पन्न करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई जिस तरीके से अपन चावल पकाते हैं ना, अग्नि नीचे रखते हैं, बर्तन में पानी और चावल रखते हैं, चावल पक जाता है, इसी प्रकार से अपने जो अमाशय में जो भोजन है छोटी आंत में आता जाएगा, क्योंकि जठराग्नि खा रहती है, ड्यूडेनम में जठराग्नि रहती है, तो वहाँ पे क्या आएगी, एक तरीके से वो पचते जाएंगे और उससे दो चीज़ बनेंगी, रस बनेगा और मल बनेगा। मल आगे निकल जाएगा, रस का अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होने से पहले क्या होगा? सूक्ष्म पाचन होगा, मतलब भूताग्नि से पाचन होगा, माइन्यूट पाचन भी तो होता है ना। तो ये तो अवस्था पाक है, मतलब रस बन गया तो ये स्थूल पाक हो भाई, खाना अपन ने जो भी खाया उसका रस बनना स्थूल पाक है। अब इसमें 3 अवस्था आती है, मधुर अम्ल कटु। क्या होते हैं देखो, त्रिविध अवस्था, कि भाई जो अपन खाना खाते हैं उसको पचने के दौरान 3 अवस्था आती है, किसमें? स्थूल पाक में। त्रिविध अवस्था पाक इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है त्रिविध अवस्था पाक को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन आता है मधुर अवस्था पाक को समझाइए, क्वेश्चन कटु अवस्था पाक को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। त्रिअवस्था पाक में कौन कौन सी हैं? 3 चीज़ें, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। अब जैसे कि आप बोलते हो कि भाई अपना जो 6 रस वाला भोजन है वो 3 चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पहला है मधुर, अमाशय में 6 रस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। यहाँ पे लिखा है कि मधुर अम्ल आदि, मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय से युक्त आहार का पाचन होकर पहले मधुर रस की उत्पत्ति होती है। कि सबसे पहले मधुर रस बनेगा, कि भाई जितना भी अपन ने खाना खाया ना वो सारा मधुर रस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण आहार मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है। मैंने यही बोला अभी।
और उस परिवर्तित मधुर आहार रस में फैन से कफ श्लेष्मा बढ़ जाता है। कि जब मधुर अवस्था, अपन बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद में नींद क्यों आती है शुरुआत में, क्योंकि आपका पाचन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और पाचन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में जो संपूर्ण रस है, जो जितना भी आहार खाया वो मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है, और मधुर रस में जैसे ही बढ़ेगा तो कफ बढ़ जाएगा, और कफ बढ़ने से व्यक्ति को नींद आती है। आपको पता है ना, कफ बढ़ने से व्यक्ति को नींद आती है। ठीक है। और अम्ल अवस्था पाक देखो, वह, अब अगली दूसरी है अम्ल अवस्था पाक। वह पचित आहार आमाशय से आगे की ओर बढ़ते हुए पक्वावस्था को प्राप्त होकर विदग्ध अम्ल हो जाता है। कि भाई अपन ने जो रस बनाया, ठीक है, एक तरीके से वो पच गया, वो पचित आहार आमाशय से आगे की ओर बढ़ते हुए पक्वावस्था को प्राप्त होकर विदग्ध अम्ल पाक हो जाता है। इससे उसकी प्रतिक्रिया अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है। इस अम्ल रस के पित्त से पित्त की वृद्धि हो जाती है। इस समय क्या होता है कि जो अपन ने खाना पच रहा था वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, नीचे की ओर जाएगा, पक्वाशय की ओर जाएगा, ठीक है, को प्राप्त होकर विदग्ध अम्ल पाक, अम्ल पाक एक तरीके से उसका रस क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। इससे उसकी प्रतिक्रिया अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है, और इस अम्ल रस से पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब एक तरीके से अपन बोलते हैं ना HCl का स्राव होता है, अपन देखो मॉडर्न के अनुसार देखो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। HCl का मतलब अपन छोटे हाथ में जाएंगे, इसका श्रावण होता है, इसका श्रावण होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो अम्ल, जितने भी एसिडिक फॉर्मेशन होते हैं अपने सीक्रेशन छोटी आंत से और आमाशय से, वो सारे इस चीज़ में आती हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई अम्ल रस, तो मतलब अम्ल से क्या होगी, पित्त की वृद्धि। पहले क्या हुआ कफ, फिर हुआ पित्त, अब यहाँ पे आ जाएगा वायु। तो कटु अवस्था पाक में देखो, वह हार वायु द्वारा क्रम से पक्वाशय में पहुंचकर अग्नि द्वारा शोषित होकर पिंड रूप में हो जाता है। कि भाई अपन ने क्या किया, अपन ने पहले तो मधुर रस बना, फिर पित्त बना, ठीक है। अब कटु अवस्था में क्या, वायु द्वारा क्रम से आगे पक्वाशय में, अब पक्वाशय क्या है, नाभि के पास, अग्नि द्वारा शोषित होकर पिंड रूप में ही हो जाता है। मतलब शोषित है नहीं, जिसमें जितने भी स्नेहांश है, जितने भी जलियांश है, उसको शोषण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और मल होता है जो पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वह कटु रूप में परिवर्तित होता है। इससे वायु की वृद्धि हो जाती है। आप इसको जितने भी है ना वो एल्कलाइन मतलब क्षारीय स्राव होते हैं ना, उससे समझ सकते हो कि जो क्षारीय स्राव से जो पाचन होता है ना, वो होता है कटु अवस्था पाक। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हुआ, फिर पित्त, कार्बोहाइड्रेट का मधुर अवस्था में हो गया, फिर है ना इसमें आप समझ सकते हो यहाँ पे एक तरीके से अम्लीय में क्या बोल सकते हैं, पित्त, और पित्ताशय से पित्त का होता है ना, वो सारी चीजें, और यहाँ पे क्षारीय माध्यम से जो स्राव होता है वो यहाँ पे कटु अवस्था में आ जाएंगे। वह आहार वायु द्वारा क्रम से पक्वाशय में पहुंचकर अग्नि द्वारा शोषित होकर पिंड रूप में हो जाता है, कटु रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे वायु की वृद्धि हो जाती है। अब देखो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आप समझो इस चीज को। क्या हुआ, चलो एक खाली पेज में मैं आपको समझा देता हूँ। आपके डाउट आ रहे होंगे माइंड में, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये समझने की। हाँ, यहीं पे कर लेते हैं भाई। ये आहार हुआ, जैसे कि पेन ले लेते हैं, आहार, ठीक है। आहार के बाद में ये रस बन गया, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मधुर रस, ठीक है। मधुर रस में बन गया। शुरुआत की अवस्था क्या होती है, मधुर रस वाली, फिर आती है अम्ल, फिर आती है कटु, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई यहां से अब ये तो होगी अवस्था पाक की बात। पहले तो भाई आहार से बना मधुर रस, फिर अम्ल, फिर कटु, ये तीन चीज, तीन मतलब अवस्था पाक आई। तो मधुर रस के बाद में जो रस बना था उस पे होगा सूक्ष्म पाक, ठीक है। अब अम्ल अवस्था के बाद में जो रस बना उसका भी सूक्ष्म पाक होगा, मतलब थोड़ा 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 ऐसे जाता रहता है। और कटु अवस्था के बाद में होता है सूक्ष्म पाक। तो तीनों अवस्था के बाद में सूक्ष्म पाक होता है। ऐसे नहीं है कि भाई मधुर रस के बाद में सारा ही सूक्ष्म पाक बन गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्वेंस में होता है, मतलब एक तरीके से जितनी आवश्यकता होती है बॉडी को उतना, जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत थी, जितना अवशोषण करना था वो कर लिया कार्बोहाइड्रेट का। अब बच्चा जिसको आगे बढ़ भेज दिया अम्ल, वो अम्ल में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ थी वहाँ उसका भी सूक्ष्म और सूक्ष्म पास हुआ। फिर यहाँ पे आगे जाके कटु, कटु अवस्था में क्या हो जाता है, मल बन जाता है, ठीक है। तो मल से भी पहले जो अवशोषण होता है उसका भी सूक्ष्म पाक हुआ ताकि अन्य चीज़ें बने। तो एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताऊंगा इसका सिस्टमेटिक तरीके से। अभी इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा। इससे पहले ये क्या है, इसमें ग्रहणी और पित्त धरा कला, ये एक पॉइंट है अपने सिलेबस में कि ग्रहणी किसे कहते हैं, पित्त धरा कला किसे कहते हैं। कि ग्रहणी नाम की पित्त धरा कला पाचक अग्नि का अधिष्ठान है। ग्रहणी नाम की पित्त धरा कला पाचक अग्नि का अधिष्ठान है। तो जो कलाएं होती हैं, मार मेर मुंह पू मीसो, ऐसे एनाटोमी मैंने बताई थी,
मांस धरा कला, पित्त धरा कला, ठीक है, ऐसे करके ये कलाएं होती हैं। तो इसमें से एक कला है पित्त धरा कला, अपने एनाटॉमी में चैप्टर है, ठीक है, उसमें पित्त धरा कला पाचक अग्नि का अधिष्ठान है। तो समझो इस चीज को कि गृहिणी और पित्त धरा कला क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि गृहिणी कोई पित्त धरा कला बोलते हैं, पित्त धरा कला कोई गृहिणी बोलते हैं। जो ड्यूडेनम है ना वही पित्त धरा कला है। तो ये क्या बोल रहा है कि गृहिणी नाम की पित्तधरा कला पाचक अग्नि का अधिष्ठान है। जो अब इसको पाचक अग्नि, उसी को अपन जठराग्नि बोलते हैं ना, वो कहाँ पे पाई जाती है, ड्यूडेनम में पाई जाती है, पित्तधरा कला में पाई जाती है। गृहिणी अग्नि पाचक अग्नि का आश्रय, मतलब गृहिणी मतलब ड्यूडेनम, अग्नि यानी पाचक अग्नि, इसी को जब अपन जठराग्नि बोलते हैं, उसका आश्रय मतलब घर है कि कहाँ पे रहती है वो, ड्यूडेनम में। वह खाए हुए अन्न का ग्रहण करती है, मतलब उसका पाचन करती है। अग्नि के बल से अवलंबित तथा पुष्ट पोषित गृहिणी नाभिक के ऊपरी भाग में रहती है। अग्नि के बल से अवलंबित तथा पुष्ट पोषित गृहिणी नाभिक के ऊपरी भाग में रहती है। तो इसकी लोकेशन बता रहे हैं। आपने तो ना जब मॉडर्न में पढ़ते हैं तो 9 गैस्ट्रिक रीजन होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्या बताते हैं, नाभिक से ऊपर। तो जो ड्यूडेनम का स्थान क्या है, नाभिक से ऊपर है, तो नाभिक के ऊपर भाग में रहती है। खाए हुए अपक्व बिना पके अन्न को पचाने के लिए धारण करती है। खाए हुए अपक्व बिना पके अन्न को पचाने के लिए धारण करती है। कहने का मीनिंग है कि अपन जो भोजन करते हैं ना, वो अपन खाते हैं, खा लिया, और उसको बिना पके अन्न को पचाने के लिए धारण करती है। अपक्व, अपन ने खाना खाया, कोई कुछ भी खाया, उसको अंदर जाके पेट में ये पचाती है। पके हुए अन्न को आगे की ओर ढकेल देती है। अग्नि की दुर्बलता से वह दूषित हो जाती है, तो बिना पके अन्न को गुदा द्वार से बाहर निकाला करती है। कहने का मीनिंग है कि पके हुए अन्न को आगे की ओर धकेल देती है, उसका पाचन हो गया, वो आगे आगे जाएगा, जैसे छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, फिर मल माध्यम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं कि जब अग्नि की दुर्बलता, जब पूरी तरह से भोजन पाचन नहीं होता तो लूज मोशन भी तो हो जाता है ना। तुरंत खाया और व्यक्ति तुरंत लूज मोशन के माध्यम से बाहर निकल, जैसे दूध पिया किसी ने, कुछ भी खाया हो, तुरंत लूज मोशन लग जाता है उसको। तो मतलब अग्नि की दुर्बलता, पचा ही नहीं पा रही, उसको रोक ही नहीं पा रही और उसको बाहर निकाल देती है। तो ये इसी तरीके से ये पित्त धरा कला क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गृहिणी और पित्त धरा कला पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ये लिखना है कि भाई गृहिणी, पित्त धरा कला को गृहिणी बोलते हैं, ये पाचक अग्नि का अधिष्ठान है, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। पित्तधरा नामक की जो छठी कला है, वे पक्वास्य अमाशय के मध्य में स्थित इस कला को गृहिणी कहते हैं। तो मतलब ये 7 हैं टोटल। कलाएं कितनी होती हैं, 7, उसमें से छठी नाम की है पित्तधरा नामक जो छठी कला है, वह पक्वास्य अमाशय के मध्य में स्थित है। कहाँ पे इसका लोकेशन बताया है, पक्वास्य और अमाशय। देखो ये तो हो गई पक्वास्य, ठीक है, तो ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत होती है ना, ये तो इसके मध्य में ये जो एरिया है, ये क्या है, गृहिणी। इस कला को क्या बोलते हैं, गृहिणी। तो कितना सटीक है, आज भी अपन जानते हैं ड्यूडेनम को गृहिणी बोलते हैं, और इसी को अपन ने क्या बोला, पित्तधरा कला। यहीं पे भोजन का छोटी आंत में तो होता है भोजन का पाचन मुख्यतः। आपने सुना होगा अच्छी तरीके से, आपने मॉडर्न पढ़ी है 12th में। अब है विपाक। अपन ने ये बीच में क्यों बताई, गृहिणी और पित्तधरा कला क्यों पढ़ी, क्योंकि यही तो बहुत पाचन करती है, जठराग्नि। तो अवस्था पाक, मुख्यतः अवस्था पाक कहाँ पे होता है, छोटी आंत पे, पित्तधरा कला में, गृहिणी में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विपाक, उसी को अपन ने क्या बोला था, सूक्ष्म पाक। इसमें 2 तरह के पाचन होते थे, कौन कौन से, एक तो धातु भूताग्नि वाला और एक होता है धातु अग्नि वाला। समझो इस चीज को। आहार के रसों के अनुसार भूत द्रव्यों में पाचक अग्नि जठराग्नि के द्वारा पाचन क्रिया पूर्ण होने पर जो रस में परिवर्तित होकर बदलकर अन्य रस की उत्पत्ति है, उसे विपाक कहते हैं। मतलब क्या है, समझो कि आहार रसों के अनुसार भूत द्रव्यों में पाचक अग्नि जठराग्नि के द्वारा पाचन क्रिया पूर्ण होने पर, मतलब जठराग्नि मतलब इस गृहिणी के द्वारा, इस गृहिणी में जो पाचन होना, उसके माध्यम से अपन को बोलता ना स्थूल अवस्था पास रस बन गया। तो भाई जठराग्नि की पाचन क्रिया पूर्ण होने पर, पाचन क्रिया पूर्ण हो गई, जठराग्नि का काम खत्म। अब 2 अग्नि का काम आएगा, भूताग्नि और धातु अग्नि। तो पाचक प्रक्रिया पूर्ण जो रस में परिवर्तन होकर बदल अन्य रस की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि भाई अपन अब देखो जैसा भोजन खाया है उसके अनुसार रस बन जाएगा। पहले तो क्या हुआ था, सुनो ध्यान से, क्या हुआ था, मधुर, अम्ल, कटु, ठीक है, मधुर अम्ल 3 अवस्था पर त्रिविध अवस्था पाक आई थी। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई पाचक अग्नि के माध्यम से जो काम होना था वो हो गया, उसके बाद में पाचन क्रिया पूर्ण होने पर जो रस में परिवर्तन होकर बदलकर अन्य रस की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक कहते हैं। कहने का मीनिंग है कि अपन ने जैसे कि कटु तिक्त कसाय रस का भोजन खाया, वो किसमें बन जाएगा, कटु बन जाएगा। अम्ल रस का भोजन खाया, वो किसमें बन जाएगा, अम्ल विपाक बन जाएगा।
और मधुर और लवण रस का भोजन खाया, वो किस में बन जाएगा, मधुर विपाक में बन जाएगा। लास्ट में अल्टीमेटली ये 3 विपाक बनते हैं। मतलब 3 चीज, मतलब लास्ट में बोलते हैं ना कि एक ये बना है, लास्ट में आपने खाया खट्टू तिक्त कसाय अलग अलग, लेकिन लास्ट में जाके बना क्या, कटु। आपने खाया मधुर अम्ल, मधुर और लवण, बना क्या, मधुर। और ये यहाँ पे लिखा है कि कटु विपाक और अम्ल विपाक क्या होते हैं, लघु विपाक। लघु विपाक क्या होते हैं, मतलब जो लाइट वेट होते हैं, और मधुर विपाक क्या होते हैं, गुरु विपाक, मतलब हैवी वेट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं भाई। तो कौन से रस का कौन सा विभाग बनेगा, समझ में आ गया। कटु तिक्त कसाय का तो कटु विभाग बनता है, और अम्ल का अम्ल विभाग बनता है, और मधुर और लवण का मधुर विभाग बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत से आचार्य 2 ही विभाग मानते हैं, मधुर और कटु, तो मधुर अम्ल लवण को मधुर विभाग में ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग लिखा हुआ है तो अलग ही आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो विपाक के कार्य। कटु विपाक वाले द्रव शुक्र का नाश करते हैं, मलमूत्र को बांधते हैं, अवरोधक है, वात दोष की वृद्धि करने वाले होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, वात दोष की वृद्धि करने वाले। तो यहाँ पे ध्यान देखो ना कि भाई कटु विपाक क्या कर रहा है, वात दोष की वृद्धि कर रहा है, लेकिन अपन रस देखो ना, कटु तिक्त कसाय से क्या बनता है, कटु विपाक बनता है। समझो इस चीज को कि भाई वात दोष की वृद्धि करने वाले होते हैं, तो आपको शुरू से पता है कि भाई कटु तिक्त कसाय वात दोष की वृद्धि करते हैं। ये तो रटने की बात थोड़ी, ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि भाई वात दोष की वृद्धि करने वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई कट्टू विभाग में कौन कौन सी आ रही है, कट्टू तिक्त कसाय, 3 रस आ रहे हैं, और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि भाई कट्टू तिक्त कसाय वात दोष की वृद्धि करते हैं। मल मूत्र को बांधते हैं, अवरोधक हैं। सिंपल सी बात है कि भाई कट्टू तिक्त कसाय क्या करते हैं, वायु को बढ़ाते हैं। आपको अच्छी तरह पता चल रहा है, तो वायु को बढ़ाते क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से उसको पिंड बना देते हैं, शोषण कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो मल कोई गांठ बना देते हैं, इससे वो रोक देते हैं, उसको मल का अवरोध करते हैं। और कटु विपाक वाले द्रव शुक्र का नाश करते हैं। तो ये बात एक नई पॉइंट आ गई भाई, हमेशा शुक्र करना, किसी को शुक्र दौर्बल्य है तो हमेशा ध्यान रखो कटु तिक्त कसाय रस को छोड़ देना है, उसको खाना ही नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि मधुर रस शुक्रवर्धक होता है, शुक्र को बढ़ाता है, तो मधुर खाओ ना। यहाँ पे पहले लिख दिया कटु विपाक वाले द्रव शुक्र का नाश करते हैं। मधुर विभाग वाले द्रव मल और मूत्र को निकालते हैं, श्रवण करते हैं, और कफ और शुक्र को बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मधुर विभाग किससे हो रहा है, मधुर और लवण। आपको शुरू से ही पता है कि मधुर रस और लवण रस क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, मधुर रस क्या करता है, घी तेल वसा मज्जा क्या करते हैं, शुक्र को बढ़ाते हैं, शुक्र को बढ़ाने वाले हैं। मधुर विभाग वाले द्रव मल और मूत्र को निकालते हैं। अब क्योंकि मल और मूत्र को क्या करते हैं, स्निग्ध बनाते हैं, चिकना बनाते हैं, जिससे वो आसानी से बाहर निकलते हैं, तो रटने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, ऑटोमेटिक याद हो रहा है। ठीक है, अब देखो अम्ल विभाग वाले द्रव पित्त को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, मल मूत्र को निकालते हैं और शुक्रनाशक है। और पित्त जो उष्णता वाली चीजें है ना, गर्मी की चीजें, वो शुक्रनाशक होती हैं। ठीक है, अम्ल विभाग वाले क्योंकि उष्णता है तो पित्त को तो बढ़ाएंगे और मल मूत्र को भी निकालते हैं, तो ये शुक्रनाशक है। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक है, आपको इसको ध्यान रखना, पित्त वाला थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको, तो ये तो याद रखना ही है आपको। अब देखो अच्छपित्त, आमाशय में आहार का पाचन होकर सर्वप्रथम मधुर रस की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात आहार आमाशय से आगे बढ़ते पक्वाशय प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है। अम्ल रस की अधिकता से मूलभूत है स्वच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। जब अपन ने त्रिविध अवस्था पाक की थी, त्रिविध अवस्था में सबसे पहले रस कौन सा बना था, मधुर। मधुर के बाद में कौन सी अवस्था आई थी, अम्ल। तो ये इसी की बात कर रहा है कि अमाशय में आहार का पाचन होकर सर्वप्रथम मधुर रस की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात आहार अमाशय से आगे बढ़ते हुए पक्वावस्था को प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है। विदग्ध यानी जलन करने वाला एक तरीके से। तो अम्ल रस की अधिकता से, तो उसमें जलन क्यों करेगा, क्योंकि अम्ल रस की अधिकता, तो मूल बात है स्वच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। तो उस समय जो पित्त बनता है ना, उस समय कि भाई पित्त दोष की अधिकता हो गई, तो वो क्या है, अच्छ पित्त। 2 नंबर में आ जाते हैं कि अच्छ पित्त से आप क्या समझते हैं, तो इसमें ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, अब अपने जो सिलेबस है 11th 12th के चैप्टर में अन्य व स्रोतस का डिस्क्रिप्शन है, तो ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और एक कोस्ट का भी अगला वीडियो बनाएंगे अलग से। तो स्टार्ट करते हैं अपन कोस्ट वाला। ठीक है, तो कोस्ट वाला नहीं, अन्य व स्रोतस, क्योंकि उसमें अपने सिलेबस में भाई अन्य व स्रोतस का परिचय दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो अन्य व स्रोतस का एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, अगला फिर कोस्ट का, तो इस तरीके से 11वां 12वां चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो आहार का जो प्रोसेस है ना, उसको ध्यान से समझो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में, आपको बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जैसे कि देखो अपन ने आहार खाया, यहाँ पे मैं पेन से बनाता हूँ, आहार, ठीक है, रस बन गया। तो ये रस तीनों है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। इस रस पे 2 प्रोसेस होते हैं, भूताग्नि और धातु अग्नि। तो ये जो रस बनता है ना, वो तो होता है स्थूल पाक, मधुर अवस्था पाक, जो ये रस बनता है।
और ये जो पाक होता है ना भूताग्नि धातु अग्नि पाक, जिससे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बनता है, वो क्या होता है सूक्ष्म अग्निपाक। ठीक है, तो ये भूत अग्निपाक क्यों होता है, क्योंकि अवशोषण हो जाए। और ये धातु अग्निपाक क्यों हो जाए, क्यों होता है, ताकि रस से मतलब रस अग्नि से रस की उत्पत्ति हो जाए, मांस अग्नि से मांस की उत्पत्ति हो जाए, तो ये शुक्र अग्नि से शुक्र की उत्पत्ति हो जाए। तो ये दोनों काम सुख सेल लेवल पे काम होता है। ये वृद्ध लेवल पे होता है इसलिए इसको बड़े लेवल पे होता है, इसलिए इसको स्थूल पाक बोलते हैं। ये सेल लेवल पे होता है इसलिए इसको सूक्ष्म पाक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया, पूरा वीडियो देखे हुए तो हमको पता लगेगा। अब करेंगे अपन अगला पॉइंट अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।